गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस घमासान के बीच सीएम विजय रूपानी ने कांग्रेस नेता और गुजरात से राज्यसभा सांसद अहमद पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूपानी ने आरोप लगाया है कि एटीएस ने भरूच से जिन 2 आईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया है वो अहमद पटेल के ट्रस्ट वाले अस्पताल में नौकरी करते थे। हालांकि अहमद पटेल 2014 तक वहां ट्रस्टी थे। आरोप लगाते हुए रूपानी ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल से इस्तीफा मांगा है, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अहमद पटेल का अस्पताल से कोई संबंध नहीं है और इस आरोप पर कांग्रेस ने भी सफाई दी। वहीं अहमद पटेल ने ट्वीट कर आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भरूच में जिस हॉस्पिटल में काम करते थे वो कांग्रेस के नेता अहमद पटेल जिसमें करता रहता है, उनकी हॉस्पिटल है। वो पहले वहां ट्रस्टी थे। 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बुलाकर बड़ी धूमधाम से इनॉग्रेशन किया था। वो ट्रस्टी नहीं होते तो ये सब कार्यक्रम उन्होंने क्यों करा? और हम डिमांड कर रहे हैं कि अहमद भाई पटेल को राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए और इस मामले में कांग्रेस और अहमद भाई जनता को स्पष्टता करें। न श्री अहमद पटेल न उनके परिवार का कोई सदस्य इस अस्पताल में ट्रस्टी या किसी प्रकार के लाभ के पद पर है। अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इस प्रकार के उलझुल बयान कांग्रेस के नेताओं पर लगाने का षड्यंत्र और कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर गाजियाबाद तक सेक्स से जुड़ी एक सीडी ने दिन भर जमकर बवाल किया और इस सीडी कांड में एक वरिष्ठ पत्रकार को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। अब ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस पत्रकार विनोद वर्मा को रायपुर लेकर गई है और हालांकि विनोद वर्मा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री की सेक्स सीडी होने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ में सीडी कांड पर छिड़ा संग्राम। 27 से 30 तक का ट्रांजिट रिमांड दिया है और वो 30 को उन्हें पेशी करना है। आका की सीडी पर एक पत्रकार गिरफ्तार। गाजियाबाद से शुरू हुई सीडी कांड पर रायपुर तक घमासान मचा है। इस सीडी कांड के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे बरपा है इस सीडी कांड पर हंगामा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गाजियाबाद से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया तो वर्मा का आरोप था कि उसे मंत्री की सीडी के बारे में जानकारी के कारण गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके पास कोई सीडी नहीं है। तो विनोद वर्मा के वकील के मुताबिक सत्ताधारी दल से जुड़ा मामला होने के कारण छत्तीसगढ़ पुलिस ने मनगढ़ंत आरोप के साथ पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया है। गलत है, इनके कोई नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं है। इन्हें 12 बजे कल एफआईआर दर्ज हुई है और 3 बजे अरेस्ट कर लिया है। माइनर ऑफेंस में अगर आपको किसी मुलजिम को कोई आपको लगता है मुलजिम है तो सर नोटिस देकर बुलाएंगे आप। मामला छत्तीसगढ़ के सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है तो पुलिस की तेजी तो समझ में आ सकती है, लेकिन खुद पुलिस के अधिकारी भी मानते हैं कि जिस शख्स ने सीडी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई उस एफआईआर में पत्रकार विनोद वर्मा का कहीं भी नाम नहीं है। प्रकाश बजाज की सूचना में उसकी एफआईआर में कहीं भी विनोद वर्मा का जिक्र नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस के कामकाज के तरीके पर सवाल लाजमी है। कॉन्फ्रेंस में भी पुलिस के अधिकारी सीधे सवालों के जवाब से बचते नजर आए, लेकिन मामला सियासी है और इस सीडी कांड ने छत्तीसगढ़ में विपक्षी कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी में संग्राम छेड़ दिया है। उसकी हम घोर निंदा करते हैं। पत्रकार होते हैं और जो सूचनाएं मिलती है उसे जनता तक पहुंचाते हैं और अभी तक पहुंचाने का काम हुआ भी नहीं है, लेकिन घर में ही रखे होने से उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सीडी में जो व्यक्ति है वो कोई नहीं, वो मंत्री ही है। इस सीडी की जितनी जल्दी हो जांच, जिस स्तर पे जांच करा सकते हैं, चाहे फॉरेंसिक की जांच कराएं या अन्य कोई भी एजेंसी से जांच करा करके तथ्य से तथ्य की जनता के बीच में आकर के उजागर करें। दरअसल पूरा मामला सेक्स की एक सीडी के सामने आने से जुड़ा है। कथित तौर पर यह सीडी छत्तीसगढ़ के एक मंत्री की बताई जाती है।
हालांकि मंत्री राजेश मड़ूत इसे फर्जी करार दे रहे हैं। लेकिन इस सिटी कांड को लेकर रायपुर के पिंडरी थाने में प्रकाश बजाज नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि विनोद वर्मा कई बड़ी मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं और उन्हें ब्लैकमेलिंग और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अगली बार महाकाल के दर्शन करने आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों पर एक नजर जरूर डाल लें। दरअसल शिवलिंग के लगातार शरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर महाकाल की पूजा के लिए कुछ मानक तय किए हैं। महाकाल को सुप्रीम सपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तय किए अभिषेक के मानक। अब करे महाकाल का आरओ अभिषेक। शिवलिंग के संरक्षण के लिए सुप्रीम पहल। महाकाल के भक्तों के लिए नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। महाकाल की भस्म आरती से लेकर जलाभिषेक तक के मानक तय किए गए हैं। श्रद्धालु अब महाकाल को 500 ml यानी आधा लीटर जल ही अर्पित कर पाएंगे। महाकाल पर चढ़ाया जाने वाला जल सिर्फ आरओ जल होगा। इतना ही नहीं, भस्म आरती के वक्त शिवलिंग को सूती कपड़े से ढका जाना जरूरी होगा। शिवलिंग पर चीनी पाउडर के लीप की जगह खांडसारी का इस्तेमाल होगा। शिवलिंग पर नमी को नियंत्रित करने के लिए एयर ड्रायर लगाए जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर दुनिया को जीवन देने वाले भोलेनाथ को भला किससे खतरा? तो आप जान लीजिए कि महाकाल के भक्तों की श्रद्धा ही उनके लिए खतरनाक साबित हो रही है। महाकाल पर दूध, दही, घी और शहद के अभिषेक से शिवलिंग को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिसे देखते हुए उज्जैन की याचिकाकर्ता सारका गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है। जो महाकाल की जो पावर है, जो एनर्जी है, उसको इन सब चीजों के द्वारा, क्योंकि दूध में भी मिलावट है, जो भी चीजें चढ़ती हैं उनकी क्वालिटी में बहुत मिलावट है। ये सही है मामला सुप्रीम कोर्ट का कि जल एकदम पवित्र हो तो वो ज्यादा अच्छा है। नहीं, हमको अगर महाकाल को बचाने के लिए ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है तो हम सभी को आस्था से ऊपर उठकर इसका पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम से इसकी जांच पड़ताल कराई, जिसमें शिवलिंग के क्षरण की बात सामने आई, जिसमें अभिषेक में इस्तेमाल होने वाले प्रदूषित जल की भी बड़ी भूमिका थी। हालांकि महाकाल के भक्तों और उनकी आस्था का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट की कई बातों को लेकर आदेश जारी नहीं किए। साथ ही 15 दिन के अंदर इन पर आपत्ति दर्ज कराने का भी वक्त दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि महाकाल शिवलिंग के क्षरण को रोकने के लिए जो कदम कोर्ट ने उठाए हैं, उसे समर्थन देना हमारी आस्था का ही हिस्सा होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यमराज नाम से ही डर लगता है, लेकिन आज हम आपको उस जगह लेकर चलते हैं जहां यमराज से लोगों को डर नहीं लगता, बल्कि वो उनकी मूरत के पास जाते हैं, पान प्रसाद भी चढ़ाते हैं। यमराज नाम से ही कांप जाती है पूरी कायनात। हर जीव को साक्षात मौत नजर आने लगती है, लेकिन चंबा के इस मंदिर में किसी को यमराज से डर नहीं लगता। लोग तो यहाँ उनकी पूजा के लिए आते हैं और साक्षात मृत्युदेव से जिंदगी का अभयदान मांगते हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में श्रद्धालु ऐसे ही कामना के साथ मृत्यु के देवता की आराधना करते हैं। बागबाहरा तेंदुकोना हाईवे से सटी पहाड़ी पर बने भगवान यम और माता यमी के इस मंदिर का काम हाल ही में पूरा हुआ है। इस मंदिर को बनाने वाले बिजनेसमैन नंद कुमार सोनी ने इसी जगह पर सड़क हादसे में मौत को बेहद करीब से देखा, जिसके बाद उन्हें लगा कि इस जगह पर भगवान यम का मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बनवाकर उन्होंने भाई दूज के दिन यम और यामी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। यहाँ 5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त जांग 2 टुकड़ा हो गया। बचने का कोई गुंजाइश नहीं था, इस कारण मैंने बच गया और मुझे यमराज का याद आ गया। यमराज मुझे बचा दिया। यह सोचकर मैंने यमराज की स्थापना यहाँ करना चाहा। पुराणों के मुताबिक दिवाली से पहले धनतेरस के दिन यमराज की पूजा की जाती है। उन्हें दीपदान किया जाता है।
दीपक का जलाना सुखदायी और फलदायक होता है। पुजारियों का भी कहना है कि भाई दूज के दिन इस मंदिर में आशीर्वाद लेने वाले भाई बहन की उम्र लंबी होगी। भाई बहन का जो एक पर्व होता है जिसे यम द्वितीया भाई दूज के नाम से जाना जाता है, यदि इस अंचल में एक मंदिर हो जाए तो सभी भाई बहन यहाँ आकर के भगवान यमराज जी से, बहन यमुना जी से आशीर्वाद लेकर के दीर्घायु हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये हमारे इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि धर्मराज कालाधिपति यमराज भगवान की उनकी बहन यमुना के साथ यहाँ पर तेंदुकोना बांसकाटा निवासी नंद कुमार सोनी जी ने यहाँ स्थापित किया है। जैसे जैसे मंदिर की ख्याति लोगों तक पहुंच रही है, वैसे वैसे यम देवता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि ये यमराज का हिंदुस्तान में दूसरा मंदिर है। ऐसा ही एक मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी है। मनोहर सिंह राजपूत, ETV न्यूज, महासमुंद। ठीक 70 साल पहले यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से लड़ने भारतीय सैनिक श्रीनगर की धरती पर उतरे थे और सैनिकों को श्रीनगर पहुंचाने का जिम्मा था बीजू पटनायक पर। बाद में ओडिशा के लोकप्रिय सीएम बने बीजू पटनायक ने तब एक पायलट के तौर पर अदम्य साहस का परिचय दिया था। सत्ताईस अक्टूबर 1947 अदम्य साहस का दिन। कश्मीर की जंग में बीजू पटनायक का योगदान। श्रीनगर में उतरे भारतीय सैनिक, पाक को मिली मात। बीजू पटनायक यानी आधुनिक ओडिशा के निर्माता और ओडिशा के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। लेकिन बीजू पटनायक के बारे में एक और तथ्य है जिसके बारे में लोगों को शायद कम पता है। आजादी के चंद दिन बाद जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर गंदी निगाह डाली तो उस जंग में भी बीजू पटनायक की एक अहम भूमिका थी। बीजू बाबू's life is a combination of patriotism and adventure. दरअसल एक कमर्शियल पायलट बीजू पटनायक ने तब पहली बार भारतीय सैनिकों को लेकर 27 अक्टूबर 1947 को पहली बार उड़ान भरी। अगले दिन सिख रेजिमेंट के 17 सैनिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंच चुके थे। समय पर सैनिकों के श्रीनगर पहुंचने में कमाल कर दिया और यही वो गेम चेंजर लम्हा था जिसने पाकिस्तान को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। सेटा होची गोटे विजयंकर सबठु बड़ कंट्रीब्यूशन भारतीय स्वाधीनता को अखंड रखे। इतिहास गवाह है कि बीजू बाबू ने न सिर्फ सैनिकों को श्रीनगर तक पहुंचाया बल्कि आगे भी कश्मीर के खतरनाक हालात में सैनिकों को रसद पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी टीम के पास ही थी। बीजू बाबू जोटा करथिला सेटा से प्लेन लैंड करियाटू बहुत बहुत बड़ से 60टा प्लेन जमा करदेले नेहरू पे। जो 60टा प्लेन न ही थांता आमे जमा भी से इन्वेजन के कंट्रोल करि पार न था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बीजू बाबू के साहस को हमेशा सलाम करते थे। कलिंग के नाम से खुद की एयरलाइंस चलाने वाले बीजू पटनायक बाद में राजनीति में आए और देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल ओडिशा को एक अलग पहचान देने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जयपुर में संगीत का मंच सजा। 3 दिवसीय इंडिया म्यूजिक समिट का कल आगाज हुआ। समिट में मशहूर गीतकार प्रसून जोशी और शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने शिरकत की। समिट में शास्त्रीय संगीत की बारीकियों और वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। पिंक सिटी जयपुर में 3 दिवसीय सुर संगम का आगाज इंडिया म्यूजिक समिट के रूप में हुआ। समिट में गीत संगीत में बदलावों और संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। समिट की शुरुआत मशहूर गीतकार प्रसून जोशी ने अपनी कविता से नदी मिलती है जो मंजिल को पाती है, नहीं तो हर लहर बस गुनगुनाकर खो सी जाती है। बड़ी मुश्किल से नदियों में नदी मिलती है जो मंजिल को पाती है, नहीं तो हर लहर बस गुनगुनाकर खो सी जाती है। न जाने ख्वाब कितने नींद की धरती पे खिलते हैं, न जाने ख्वाब कितने नींद की धरती पे खिलते हैं, न जाने राग कितने जो बिना बंदिश के मिलते हैं, न जाने कितने तारे रात की चुनरी में जिंदा हैं। कई बादल उमड़ते हैं, बरसने को मचलते हैं, मगर मुश्किल से बूंदों में वो हमको बूंद मिलती है जो तन मन को भिगाती है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध शास्त्रीय गिरजा देवी का ठुमरी के लिए नाम तय था, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही वे दुनिया को अलविदा कह गए। प्रसून जोशी ने
अपनी कविता के माध्यम से गिरिजा देवी की यादों को उकेरा। दर्शकों को मंच से ठुमरी भले न सुनाई दी हो, लेकिन लगा जैसे गिरजा यही कहीं है। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने भी अपने भजनों के जरिए गिरजा देवी को याद किया और उन्हें स्वरांजलि अर्पित की। खुला आकाश रस्तों का, सभी रस्तों पर चलते हैं, मगर कुछ हैं कि जिनके साथ रास्ते भी बदलते हैं। न जाने क्या फर्क है, कोशिशें तो सभी करते हैं, मगर कुछ हैं जो बढ़कर कोशिशों में रंग भरते हैं। बड़ी मुश्किल से मिलती है वो किरण जो रात को सुबह बनाती है, बड़ी मुश्किल से नदियों में नदी मिलती है जो मंजिल को पाती है। समिट के पहले दिन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पंडित जसराज और प्रसून जोशी ने शास्त्रीय संगीत, उसकी बारीकियों और वर्तमान स्थिति पर खुलकर चर्चा की। समिट में देश विदेश के 40 से अधिक कलाकार शिरकत कर रहे हैं, जिसमें म्यूजिशियन जॉर्ज ब्रूक्स, सुजाता खान, लेस्ले लुइस, कौशिक चक्रवर्ती समेत कई नाम शामिल हैं जो संगीत की दुनिया में हो रहे बदलावों और वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। भंवर पुष्पेंद्र, ETV न्यूज, जयपुर। नागपुर में देश के पहले एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब धीरूभाई अंबानी एविएशन पार्क की नींव रखी गई और इसका शिलान्यास रिलायंस से ADA समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब फ्रांस से खरीदे जाने वाले फाइटर जेट राफेल के लिए आवश्यक कल पुर्जे बनाने के साथ ही दुनिया की दूसरी एविएशन कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करेगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।